चलो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। बना लिया इसने अपना? नहीं बना लो बना लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, स्नैप ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां पे अब हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ये फंक्शन नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, यहां पर जो मेन पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो हम लोग 3 केस बनाएंगे, एक 2 से छोटा, 2 से बड़ा और 2 के बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हमने कोई पॉइंट मान लिया जो कि क्या है, सी है। उसके बाद हमने 3 केस बनाए। पहला केस हमने क्या बनाया कि जब मेरा सी है वो 2 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और दूसरा केस मैंने क्या बनाया, जब मेरा सी क्या हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है। और तीसरा केस क्या बनाया कि जब मेरा सी क्या हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है। ठीक है, 3 केस हम लोगों ने बना लिए। पहला केस देखो, जब सी 2 से बड़ा है, यानी यहां पे जाएगा 2 से बड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर फंक्शन क्या काम करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर अगर हम एफ सी रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये भी कितना आ जाएगा लिमिट लगाने पर, सी स्क्वायर प्लस 1। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लिमिट है फंक्शन की सी पर और फंक्शन की वैल्यू जो सी पर है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट व्हेन सी इज ग्रेटर देन 2। यानी जब सी 2 से बड़ा होगा उस केस में ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा देखते हैं, जब सी 2 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर मेरी वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। अगर हम सीधे सीधे यहां फंक्शन की वैल्यू निकालें सी पर तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब माइनस 3। उसके बाद यहां लिमिट लगा दें, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब माइनस 3। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो लिमिट है और ये फंक्शन है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये इक्वल है एफ एट सी के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी इस केस में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब चेक करते हैं सी इज इक्वल टू 2 पे। तो ज्यादातर प्रॉब्लम कहां पे आती है, इक्वल वाले पे आती है। क्यों, क्योंकि जहां यहां पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड करने पर वो वैल्यू सी से क्या हो जाएगी, यानी 2 से क्या हो जाएगी, छोटी, और राइट हैंड करने पर 2 से क्या हो जाएगी, बड़ी। तो यहां पर दोनों निकालना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये क्या डिनोट करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो फंक्शन ये वाला यूज करेंगे, है ना। तो ये हो गया एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2, कौन सा यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3। यहां पर अगर हम लोग लिमिट लगा दें तो 2 क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5। उसके बाद लिमिट लगेगी एक्स टेंस टू 2। अब कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट। वैल्यू अगर 2 के राइट में है इसका मतलब वैल्यू 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला लगेगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट लगा देंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गई। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कहां पर, 2 पर। अगर फंक्शन क्या लिखा हुआ है यहां पर कि 2 के बराबर है तो क्या हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो यहां 2 क्यूब माइनस 5, 2 क्यूब माइनस 3 है, वही वही क्या, बराबर कितना हो गया, 5। यहां पर ये निकल के आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F2। इसलिए फंक्शन 2 पर भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है, 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसकी डिसकंटिन्यूटी कहीं नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन
नंबर लाइन। बात समझ में आ गई? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। बात खत्म हो गई। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो हम लोगों ने, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे लिखेंगे ना, लेट देयर बी अ पॉइंट सी ऑन नंबर लाइन। पहले ही मान लेंगे कि सी कोई पॉइंट है नंबर लाइन पे। अब उसको 3 केस बना के सॉल्व कर दिया। यहां से फिर से बता रहा हूं कौन सी बात क्लियर हुई। जब कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो तो सिर्फ कौन से पॉइंट पे चेक कर लो? बराबर वाले पे चेक कर लो। यहां पे वो मेथड आके फेल हो गया क्योंकि डिसकंटिन्यूटी यहां पर नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 10 में भी डिसकंटिन्यूटी नहीं थी, कॉन्टिन्यूअस था हर एक पॉइंट पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो अगर जहां पे लिखा हो c बराबर 2 या c बराबर 1 माने तो वहां पे ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो तुम इसको चेक करके छोड़ दो। ठीक है? तो जब भी डिसकंटिन्यूटी भी पूछा जाएगा तो तीनों केसेस, तीनों या किसी क्वेश्चन में 4 या 5 भी बन रहे हो तो सारे केसेस बना के हर केस पे क्या करा जाएगा? उसकी कंटिन्यूटी चेक करी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ c बराबर 2 पे या c बराबर 1 पे डाल के छोड़ दो कि यहां पे होगा तो होगा वरना नहीं होगा। समझ गए या नहीं? 11 हो गया। हाँ, 4 केसेस। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में था नहीं कि एक स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -3 था, फिर ग्रेटर देन -3 और स्मॉलर देन 3 था, 2 केस हो गया, और फिर -3 से ग्रेटर और इक्वल का 5 केस बने थे। पीछे जाओगे 7th या 8th क्वेश्चन में। सबसे पहले 12 में क्या पूछा? डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो बोलेंगे ये फंक्शन डिफाइन है हर एक पॉइंट पे। अरे 11 है यार, 12। पिछली वीडियो में 7, 8, 9 पे एक ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 बदलना ही भूल गए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहेंगे? दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। उसके बाद लिखेंगे लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, प्रॉपर मेथड इसी में बता दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ये पहला काम हो गया। अब इसके बाद यहां पर कितने केस बन रहे हैं? एक से छोटा, एक से बड़ा और एक के बराबर, तो 3 केस बनेंगे। तो 3 केस बना लो। तो ये हो गया पहला केस, जब c तुम्हारा 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दूसरा केस जब c 1 से छोटा हो जाएगा। और तीसरा केस, बात कर लो जब टेस्ट दिया अगर नहीं लगा ना, हमारा पाइप होगा और तुम्हारा जो भी होगा समझ ही रहे हो। केस 1 हो जाएगा c इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? तो फंक्शन x क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। और यहां पर अगर हम लोग c डालेंगे तो क्या दे देगा? c स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर, मतलब कितना? लिमिट लगाने पे c स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स। ये बराबर आ गया किसका? f एट c। आया कि नहीं आया? तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहां पर तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। c जब 1 से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स मेरा x की पावर 10 माइनस 1, यही तो होगा। अगर यहां पर हम c डालेंगे तो क्या हो जाएगा? c की पावर 10 माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? लिमिट। लिमिट x टेंस टू c फंक्शन, और फंक्शन मेरा क्या दिया है? x की पावर 10 माइनस 1। यहां पर लगाएंगे लिमिट, तो c की पावर 10 माइनस 1। फिर से क्या हो गया कि जो मेरी लिमिट है x टेंस टू c एफ एक्स, ये फिर से मेरे फंक्शन के बराबर आ गई एट c पर। तो अगेन दिस इज कॉन्टिन्यूअस। यहां पर भी क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब c इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो 1 पे हम लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। x टेंस टू 1 पे जा रही है ना एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा लगाएंगे? बोलो। लेफ्ट हैंड यानी एक के लेफ्ट में, मतलब एक से छोटा। एक से छोटा मतलब x की पावर 10 माइनस 1 यानी 1 की पावर 10 माइनस 1 यानी 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या? फंक्शन मेरा x से क्या हो गया? बड़ा हो गया। x से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिमिट लगाएंगे तो 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना हो गया? 1। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन यहां पर क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू
यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एज डिसकॉन्टिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1। क्या ये भी बोल सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन एक्सेप्ट 1। दोनों तरह से, किसी भी तरह से इसका आंसर दिया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। वही काम करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यहां पे 1 दिया हुआ है ना मेन पॉइंट, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। फिर से कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। पहला काम क्या हो जाएगा, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इससे पहले और लिखना होगा तो क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, क्योंकि ये फंक्शन हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया जा सकता है। इसका कोई ऐसा तो वैल्यू है नहीं जो नहीं दी जा सकती है, जो डोमेन में इसके नहीं है, वरना वो मेंशन किया जाता। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। उसके बाद 3 केस तुरंत बना देंगे। ठीक है, केस 1 व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1, केस 2 व्हेन सी इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, और केस 3 व्हेन सी इज इक्वल टू 1। तीनों केस बन गए। सी जब 1 से बड़ा है तो देखो कौन सा फंक्शन लगेगा, जल्दी बोलो, x माइनस 5। तो एफ सी रखेंगे तो क्या बनेगा, c माइनस 5। उसके बाद लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c। कौन सा लेंगे, x माइनस 5। यहां पे लिमिट लगाएंगे तो c माइनस 5, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये बराबर हो गया f एट c, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। किस केस में, जब c 1 से बड़ा होगा। दूसरा केस, जब c 1 से छोटा होगा। अगर c 1 से छोटा है तो क्या बनेगा, x प्लस 5, यानी f एट c अगर निकालेंगे तो c प्लस 5। उसके बाद लिमिट निकालेंगे तो x टेंस टू c एफ एक्स, यहां पर लिमिट x टेंस टू c, कौन सा लगाएंगे, x प्लस 5, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, c प्लस 5। यहां पे देखा तुरंत फिर वही चीज हो गई, क्या, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, यानी इस फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू c पर दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां पर भी ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कहां पे चेक करेंगे, व्हेन c इज इक्वल टू 1। अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मोबाइल सब अपना अंदर रख लो पहले। लिमिट x टेंस टू 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तोड़ दे भाई तोड़ दे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 1 से छोटा तो कहां डालेंगे वैल्यू, x प्लस 5 में डालेंगे कि नहीं, तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6। लिमिट x टेंस टू, यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एफ एक्स, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या पे डालेंगे, x टेंस टू 1, और ये हो गया x माइनस 5, लिमिट लगा देंगे, 1 माइनस 5 बराबर माइनस 4। चूंकि हम देख सकते हैं कि लिमिट x यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है किस पॉइंट पे, यानी एट 1। तो फिर वही चीज, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और 1 से जब इक्वल और छोटा है तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो जनरली यहां पे देखने को मिल रहा है कि जो हमारा नंबर, पहली बात ये फंक्शन डिफाइन कहां से कहां के बीच में हो रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कह रहे थे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है। क्या ये नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, नहीं। ये कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है, 0 से 10 के बीच में ही डिफाइन हो रहा है। यानी जो मेरी वैल्यू रहेगी वो 0 से छोटी या 10 से ऊपर नहीं जाएगी। इसका डोमेन क्या है, 0 से लेके 10 तक है। हमको उसके बीच में हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट इन इंटरवल, लिख लो या ऐसे 0 से 10। ये तो पता ही है इंटरवल 0 और 10 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ लेट सी बी अ पॉइंट। ठीक है, और दूसरा सी कहां से बिलोंग करता है, 0 से 10 के बीच में बिलोंग करता है। और कोई केस तो लेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ जहां से 0 से कहां के बीच में जाएंगे, 10 के बीच में जाएंगे।
अब इसमें देखो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला यहां पर 1 से छोटा दे रखा है तो 3 है, 1 से बड़ा है तो 4 है, तो 1 पे तो चेक करना ही करना है, और 0 से 1 के बीच में चेक करना है। तो पहला केस कहां से कहां बनाओ, यहां बनाओ केस 1, जब तुम्हारा C बिलोंग करता है किससे, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, 1 पे नहीं चेक करना है। दूसरा केस क्या बनाएंगे, जब C कितने के बराबर हो जा रहा है, 1 के बराबर हो रहा है, यहां पर चेक करना है। उसके बाद 1 से 3 के बीच में ये तीसरा केस बना दो, जब C मेरा कहां बिलोंग करता है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। उसके बाद चौथा केस बनाओ, जब C मेरा 3 के बराबर है, और पांचवा केस मेरा बनेगा जब C मेरा 3 से बड़ा है और 10 से बराबर या छोटा है। सारे केस बन गए, ठीक है। और पांचों केसेस में हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना पड़ेगा। अब एक एक करके चेक करते जाओ। केस 1 में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है, इसके बीच में किसी भी वैल्यू पे मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी अगर मैं C रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अगर मैं यहां पे लिमिट लगाता हूं x टेंस टू C fx, लिमिट मुझे पता है यहां पर कितना देगा, f टेंस टू C 3, कांस्टेंट की लिमिट लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही आता है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो यहां पर ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरे केस में आ जाओ, व्हेन C इज इक्वल टू 1, अब 1 से देखो छोटा है तो 3 आ रहा है, 1 से बड़ा है तो 4 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगाएंगे। तो व्हेन C x टेंस टू 1, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है fx, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आ रहा है, x, जब वैल्यू 1 से छोटी हो रही है तो कितना हो रहा है, 3, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3। लिमिट x टेंस टू 1, ये राइट हैंड लिमिट है fx, जब वैल्यू मेरी 1 से बड़ी हो जा रही है तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन है 4, और 4 पे लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, 4। यहां से हम देख सकते हैं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 पर और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जब x 1 के बराबर होगा तो यहां पर फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, जब मेरी वैल्यू C जो है 1 और 3 के बीच में है, तो यहां पर मेरा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, इस केस में 4 दे रखी है, तो मैं जब यहां पर C पुट करूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जब हम लोग लिमिट लगाएंगे x टेंस टू C fx, लिमिट x टेंस टू C कितना, 4 पर लिमिट लगाएंगे कितना आएगा, 4। तो मेरा फंक्शन एट C और लिमिट एट C दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, तो केस थर्ड में भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद C इज इक्वल टू 3 पे आ जाओ, C इज इक्वल टू 3 पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी fx, जब 3 से वैल्यू छोटी है तो आंसर क्या आ रहा है, बोलो, आप म्यूजिक दे रहे हो तुम लोग, अट्टर कट्टर किया करते हो। लिमिट x टेंस टू 3 कितना आ जाएगा, 3 से छोटा तो कितना आएगा, 4, वैल्यू लगाएंगे कितना आएगा, लिमिट लगाने पर 4। लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट, जब 3 से क्या हो जाए, वैल्यू बड़ी हो जाए, अगर 3 से वैल्यू बड़ी हो गई यहां पे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो लिमिट 5, वैल्यू लगा देंगे कितना आ जाएगा, 5। यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि LHL और RHL ये दोनों कोइंसाइड नहीं किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। केस 2 में भी क्या था, डिसकंटिन्यूअस। अब लास्ट केस और चेक करेंगे, जब मेरा C 3 और 10 के बीच में होगा तो वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है, तो इस केस में मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। FC अगर करूंगा तो भी कितना आएगा, 5, और उसके बाद लिमिट निकाल लो, x टेंस टू C fx, और इस केस में मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, बोलो, 5 लगाऊंगा तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इस केस में दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे हम लोगों ने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है 2x है जब x स्मॉलर देन 0 है, 0 है जब ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 1 है, 4x है जब x ग्रेटर देन 1 है। तो जनरली हम लोग कहां डिस्कस करने वाले हैं, एक तो 0 से छोटा वाला केस बनेगा, पहले तो कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, क्योंकि कोई कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं।
जब x 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है और 0 1 के बीच में भी है तो सारे पॉइंट पे क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। दूसरा क्या, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। अब जो हमने सी माना तो उसका हम पहला केस क्या बनाएंगे, जब मेरा सी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा केस क्या बनेगा, जब सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तीसरा केस क्या बनेगा, जब सी मेरा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। चौथा केस क्या बनेगा, जब सी बराबर 1 होगा। इसको थोड़ा सा और इधर लो। पांचवा केस क्या बनेगा, जब सी इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, 5 केस हो गए। पांचों केस में देख लो आराम से। जब सी 0 से छोटा होगा तो फंक्शन मेरा क्या है, यानी जब मैं सी रखूंगा तो क्या आएगा, 2c, और उसके बाद लिमिट लगा दो, x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स की जगह पे क्या 2x, लिमिट लगा दिया तो क्या हो गया 2c। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर f एट c। बोलो, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। c इज इक्वल टू 0 पे देखो। अब 0 पे देखो, 0 से छोटा अलग है और 0 से बड़ा अलग है। तो यहां पर हमको क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, यानी 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, जब 0 के लेफ्ट में जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2x लगेगा कि नहीं, और यहां पर जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है fx। जब हम लोग 0 के राइट में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 के अगर राइट में गए यानी 0 से बड़ा हो गया तो कितना आ जा रहा है, बोलो 0 आ जा रहा है। 0 पे लिमिट लगी तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब दोनों बराबर हो गई तो अब तीसरा क्या चेक करेंगे, f एट 0, और f की 0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो यहां पर क्या हो गया, LHL, ये बराबर हो गया RHL, और ये बराबर हो गया f एट 0। तो इस केस में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कोइंसाइड कर गई। तो ये इस पॉइंट पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद आ जाओ तीसरा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा मतलब वैल्यू फंक्शन की क्या है, 0। तो f एट c भी कितना हो जाएगा, 0। अगर यहां लिमिट लगाएंगे तो भी कितना आएगा, बोलो, 0 पे लिमिट लगेगी तो 0 ही आ जाएगा। यहां पर भी क्या हो गया, ये केस भी कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि फंक्शन एट सी और लिमिट ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब केस 4 आ जाओ, जब सी के ये बराबर हो जाएगा, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब फंक्शन यहां पर क्या है, 0 है, यानी लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया 0 और बराबर कितना आ गया, 0। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब जब वैल्यू मेरी 1 से क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। 1 से बड़ी हो जा रही है तो मेरा फंक्शन क्या है, 4x। 4x में वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो LHL है और RHL है ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और लास्ट वाला क्या बना, जब x 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो मेरा फंक्शन क्या है, 4x है। तो अगर FC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4c आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू c fx, ये बराबर लिमिट x टेंस टू c 4x, और वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4c। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम आ गई, मतलब इस पॉइंट पर भी ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन एक्सेप्ट c इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 1। इसका डोमेन है ही नहीं, इसका डोमेन तो पूरा है ना, पूरी की पूरी नंबर लाइन इसकी डोमेन है। 0 से छोटा होने पर ये वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में ये है, 1 से बड़ी होने पे ये है। सारी वैल्यू लपेट गई कि नहीं इसी में, ऐसे नंबर लाइन है। ये 0 है मान लिया, ये 1 है। 0 से छोटी होने पर यानी इधर कितना है फंक्शन, 2x। 1 से बड़ा होने पर यानी इधर कितना है, 4x, और 0 से 1 के बीच में कितना है, ये
0 तो पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन हो गया कि नहीं? तो जब पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन है तो इसका डोमेन क्या बोलेंगे? लेट दिस फंक्शन, लेट तो सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। समझ गए? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by fx minus 2 if x is smaller than or equal to minus 1, 2x if x is equal to greater than minus 1 and smaller than or equal to 1 and it is 2 if x is greater than 1। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि 5 केसेस सीधे सीधे बन रहे हैं। एक कब जब -1 से छोटा होगा x, एक कब जब -1 के बराबर होगा, एक जब -1 और 1 के बीच में होगा, एक जब 1 के बराबर होगा और एक जब 1 से बड़ा होगा। तो हम सारे केसेस अलग अलग बना लेते हैं। तो स्टार्ट हम फिर वैसे ही करेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो पहले हमने काम ये किया कि सी कोई पॉइंट मान लिया नंबर लाइन पे हमने, और उसके बाद हमने यहां पर केसेस बना लिए। सबसे पहले केस 1 हम बनाते हैं जहां पर सी मेरा क्या है, ये -1 से छोटा है। दूसरा केस हम बना लेते हैं जब हमारा c जो है ये -1 के इक्वल है। केस थर्ड हम बना लेते हैं जब हमारा c जो है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। केस 4 में हम देखेंगे जब हमारा c 1 के बराबर है। और लास्ट में हम केस 5 बना लेते हैं जहां पर हमारा c 1 से बड़ा है। ठीक है, ये पांचों केसेस बना लिए। अब पांचों केसेस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले जब c -1 से छोटा है, तो अगर मेरी वैल्यू -1 से छोटी है तो फंक्शन मेरा क्या आ रहा है, 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, -2 है। यानी अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू c डालूंगा तो भी मेरा आंसर कितना आने वाला है, -2 आने वाला है। इसके बाद मैं लिमिट ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c। एफ एक्स मेरा फंक्शन क्या है, -2, और -2 पे मैं लिमिट लगाऊंगा तो मुझे -2 ही मिलने वाला है। यहां से मुझे पता चल गया कि जो मेरा फंक्शन एट सी है और मेरी लिमिट एट सी है, ये दोनों बातें इक्वल हैं। इसलिए पहले केस में मेरा फंक्शन यहां पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे c इज इक्वल टू -1 पे। -1 पे हम देख रहे हैं कि -1 से छोटा है तो -2 है, -1 से बड़ा है तो 2x है। तो यहां पर LHL और RHL दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, यहां पर हम लोग लिमिट कौन सी फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। यानी मेरा जो c है वो -1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा -2। तो मेरी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -2 निकल के आ जाएगी। उसके बाद लिमिट हम लोग कहां पर लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि मेरा जो वैल्यू है जो मेरी, वो 1 से बड़ी है, यानी -1 से। अगर वैल्यू -1 से बड़ी है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 2x। और यहां पर अगर हम लोग लगाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 2c मिलने वाला है। और 2c पे अगर हम लोग यहां पर लगा दें वैल्यू, तो 2 इंटू -1 यानी हमें -2 मिलने वाला है। क्लियर है ये बात? यहां पे हम लोग देख सकते हैं क्या हमारा जो LHL है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, f एट -1। अब अगर f मेरा फंक्शन -1 के बराबर वैल्यू ले रहा है तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, अगर x -1 के बराबर है तो -2 आ रहा है। यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया, राइट हैंड लिमिट आया और मेरे फंक्शन की जो वैल्यू आई है -1 पे, ये तीनों कोइंसाइड कर रही हैं, यानी तीनों बराबर हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, जब मेरा c जो है यानी जो मेरी वैल्यू है x की, वो -1 और 1 के बीच में है। -1 और 1 के बीच में है तो हमें दिख रहा है कि ये कितना है, 2x है। तो fx मेरा कुछ और नहीं है, क्या है, 2x है। अगर मैं वैल्यू इसके बीच की लूंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 2c मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ, x टेंस टू c एफ एक्स। यहाँ पर भी मुझे क्या मिलने वाला है, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 2x, तो मुझे वही मिलने वाला है 2c। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये बराबर है फंक्शन एट c के। इसका मतलब यहां पर भी ये क्या हो गया, मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है? आ जाते हैं केस 4 पे। केस 4 पे c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू, जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी 1 से छोटा, तो कितना आ रहा है, मेरा फंक्शन क्या है यहां पर, 2x है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू
ये हो गया 2x, और यहां पर जब हम लोग लिमिट लगा देंगे तो 2 1 जा, ये हमें मिल जाएगा 2। उसके बाद ये कह रहा है कि राइट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है, मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है, तो x टेंस टू ये हो जाएगा 2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 2। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि LHL और RHL अपना सेम आ गया है, तो अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालेंगे, 1 पे। अगर मेरा फंक्शन 1 पे हम देख रहे हैं, तो 1 के इक्वल होने पर मेरा क्या हो रहा है, 2x हो रहा है फंक्शन, तो यानी 2 × 1 बराबर कितना आ गया, 2। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा LHL, RHL और फंक्शन 1 पर ये तीनों बातें कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब केस 4 ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नाउ कम टू केस 5, जब c मेरा क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। अब c अगर मेरा 1 से बड़ा हो गया तो फंक्शन क्या है, 2x है, यानी fx बराबर क्या है, 2 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर fc होगा तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर लिमिट x टेंस टू c हम लोग करते हैं, तो यहां पर जो फंक्शन मेरा होगा वो फंक्शन यही होगा 2, x टेंस टू c, ये हो जाता है 2, और 2 पर लिमिट लगाएंगे तो हमारा 2 ही मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c fx ये बराबर है फंक्शन एट c पर, जिससे हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि केस 5 में भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे केसेस को चेक किया, और सारे केसेस को चेक करने पर यह पता चला कि हमारा जो फंक्शन है ये नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx। ax + 1 है जब x 3 के बराबर या 3 से छोटा है, और मेरा फंक्शन bx + 3 है अगर x 3 से बड़ा है। इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x = 3, यानी ऑलरेडी इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि जो मेरा फंक्शन है वो x = 3 पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी इक्वल आनी चाहिए LHL और RHL के। तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पर हम लोग अगर x = 3 पर देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें, x टेंस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अगर हम यहां पर, तो अपना फंक्शन जो हमारा यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट है, 3 से छोटी वैल्यू है तो जाहिर सी बात है ax + 1 होने वाला है। यहां पर जब हम लोग वैल्यू लगा देंगे तो ये कितना हमें देगा, 3x + 1। ये हम लोगों ने फंक्शन लगा दिया, फंक्शन नहीं लिमिट लगा दिया। अब उसके बाद x टेंस टू 3, अब यहां पर हम लोग कौन सी ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब अगर 3 की राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी 3 के राइट में जैसे ही जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी हो जाएगी। वैल्यू जैसे ही 3 से बड़ी हो रही है तो अपना फंक्शन क्या दे रखा है, यहां पर इसने पहले से बता रखा है कि अगर x 3 से बड़ा हो रहा है तो bx + 3 है। यहां पर जब हम लोग लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3b + 3। अब हम लोग क्या कहेंगे, फॉर दिस फंक्शन being continuous at x = 3, यानी x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां से मैं उठाता हूं, सॉरी ये 3x नहीं 3a है, a × 3 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3a + 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b + 3 है, ये हो जाएगा। अब यही रिलेशनशिप हो गया। थोड़ा सा चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 को अगर उधर लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा 3a - 3b, और 1 को उधर ले गए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहां से हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें या a = लिखना चाहें तो b + 2/3 हो जाएगा। यही रिलेशनशिप निकल कर आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x = 1। अब देखो, अगर ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करते हैं एट x = 0 पर अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 0 fx। अब हम लोग कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी 0 से छोटा। 0 से छोटा होने पर क्या है, मेरा फंक्शन है
लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब यहां पर अगर मैं जीरो डालूंगा इस फंक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा जीरो स्क्वायर 2 इंटू जीरो, 2 जीरो जा जीरो, जीरो जीरो इंटू लेमडा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट x टेंस टू हम लोग कौन सी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यानी जब मेरा फंक्शन जीरो से क्या हो जाएगा, राइट हैंड जाते ही मेरा फंक्शन जीरो से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही मेरा फंक्शन जीरो से बड़ा होगा तो ये लग जाएगा 4x प्लस 1, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू जीरो लिमिट ले लेता हूं तो 4 इंटू जीरो प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि LHL और RHL बराबर है ही नहीं। जब मेरा LHL और RHL बराबर हुआ ही नहीं है एट जीरो पे, तो ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो नो वैल्यू ऑफ लेमडा। जीरो के केस में क्या होगा कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, यहां पर लेमडा की वैल्यू पूछा है तो कोई भी वैल्यू लेमडा की हमको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे केस में जहां पर कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो x कहीं ना कहीं जो मेरी वैल्यू है 1 वो जीरो से तो बड़ी ही है। यानी यहां पे ऐसे समझो इसको, ये है, यहां कहीं जीरो है और यहां कहीं 1 है। जीरो से कम होने पर मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जीरो से ज्यादा होने पर इस तरफ मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है 4x प्लस 1। अगर मैं 1 के अगल बगल यानी यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पे राइट हैंड लिमिट दोनों निकालूंगा तो मेरा फंक्शन आएगा तो 4x प्लस 1 ही। बोलो, ये यहां से अगर हम लोग देखें कि जीरो के बगल में ये 1 के बगल में लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर ये राइट हैंड लिमिट, जीरो से अगर फंक्शन बड़ा है तो 4x प्लस 1 है, तो यहां पर तो ये 4x प्लस 1 ही देने वाला है, चाहे लेफ्ट लिमिट ले चाहे हम लोग राइट हैंड लिमिट लें। तो यहां पर निकाल लेते हैं लिमिट x टेंस टू, ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं fx, और जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 ही होगा। और यहां पर अगर हम लोग 1 यूज कर देते हैं तो कितना आने वाला है, 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1, यहां पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो अगर 1 के राइट में जाएंगे तो भी मेरा फंक्शन 4x प्लस 1 से ही डिफाइन हो रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 1 और ये हो गया 4x प्लस 1 अगेन, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 लिमिट लगाने पर कितना आ गया, 5 आ गया। और अगर इसकी हम लोग वैल्यू देख लें f एट 1 पे अगर देखें तो f एट 1 पर भी कितना मिलने वाला है, भाई 1 है तो जीरो से बड़ा ही, और जीरो से बड़ा है तो 4x प्लस 1 ही होगा, तो यहां पर भी 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5 मिलने वाला है। तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f एट 1, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। लेकिन लेमडा की क्या वैल्यू है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मेरे फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है 1 पर वो इंडिपेंडेंट है लेमडा से, यानी लेमडा की किसी भी वैल्यू से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4x प्लस 1 में रख रहे हैं, यहां पर भी 4x प्लस 1 में ही रख रहे हैं। ठीक है, तो जब लेमडा की वैल्यू से मेरा फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 1 पे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि लेमडा की वैल्यू मेरे लिए मैटर कर ही नहीं रही है 1 पे, यानी लेमडा की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, कोई भी रियल वैल्यू ले लूं, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में मेरा जो आंसर होगा वो होगा कि लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी मैं रियल नंबर की कोई भी वैल्यू ले लूंगा तो वो लेमडा वहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले की क्लासेस में कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कैसे निकलता है, यानी जो भी नंबर गिवन होगा उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 तो 2 ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 अपने आप में खुद क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 2.3 तो 2.3 से छोटा मतलब 2.3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, वो 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। या ऐसे भी समझ लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है 2.9 का निकालना है, मुझे देखना है कौन से दो नंबर्स के बीच में, कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, छोटा कौन है, 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात,
इसी तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं -3.4, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है? -3 और -4 के बीच में लाई कर रहा है। इसमें हमें कौन सा लेना है? छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर कौन है? -4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है, तुमको पहले देखना है कि वो कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है उसमें से छोटी वाली वैल्यू पिक कर लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, इस फंक्शन में हम मान लेते हैं कि भाई सी कोई है जहां पर हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ये हमने मान लिया। चल, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई इसको कि एक लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के और राइट हैंड लिमिट लगा के। अगर हम लोग इस पे लिमिट लगा दें x टेंड्स टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। अब यहां पर आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू c, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया x माइनस ये x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोनों पे लिमिट अगर अलग अलग लगा दो, x टेंड्स टू c, तो ये हो जाएगा x, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, माइनस लिमिट x टेंड्स टू c, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये c। अब देखो एक बात ये बताओ, जब यहां पर लिमिट लगेगी x पर, तो ये तो c है, तो ये तो सीधे सीधे c दे देगा। यहां पर जब लगेगी तो ये वैल्यू c से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कौन से लिमिट निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू c से थोड़ी सी छोटी होगी, आंसर c की तरफ ना जाके c से एक कम होकर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? c माइनस 1, और ये माइनस बाहर जाकर उसको क्या कर देगा? अंदर जाकर प्लस कर देगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव यानी क्या देख रहे हैं? राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ये हो गया x माइनस, दोनों के साथ हम लोग लिमिट को अगर अलग अलग करते हैं यहां पर, तो ये ले लेते हैं x के साथ और माइनस ये ले लेते हैं x के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। यहां पर देखो, यहां पर जो भी आएगा भाई x पे लगाएंगे लिमिट c, तो c ही आ जाएगा। और यहां पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां पे लगाएंगे, और c प्लस का मतलब क्या? कि c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। तो अगर c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो छोटा वाला ही इंटीजर तो आंसर देगा, यानी c ही तो मेरा आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप c को कोई नंबर लेके देख लो। देखो मान लो ये अगर 2 होता और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते यानी 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में वैल्यू थोड़ी सी 2 से छोटी हो जाती, सपोज 1.99 हो जाती। अब 1.99 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो छोटा इंटीजर कौन सा हुआ? 1। तो मेरा आंसर क्या होता? 1 होता। यानी 2 से एक कम करके, यानी c से एक कम करके, वही चीज यहां पर हुई थी। और अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में राइट हैंड लिमिट लगाता 2 के राइट में, सपोज 2.001, और उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाता, तो मेरा आंसर कितना आ जाता? 2 आ जाता, क्योंकि 2.001 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और छोटा इंटीजर कौन सा है? 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो c माइनस c यहां पर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज डू नॉट कोइंसाइड विथ राइट हैंड लिमिट, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। देखो इससे पहले थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तुम्हारे पास दो फंक्शन गिवन है और दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों भी फंक्शन आपस में क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, और ये दोनों अपने आप में कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है? तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक तो तरीका ये कह सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। sin x is a trigonometric function and all trigonometric functions are continuous in its domain। अपने डोमेन में ये हर कोई क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। 5 is also a constant polynomial। भाई 5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इन तीनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो सम होगा वो भी अपने आप में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि हम लोग सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा देते हैं यहां पे, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देखो फंक्शन तो पूरा का पूरा वही है, तो हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x टेंस टू हम पाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? fx
लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब यहां पर अगर हम लोग लिमिट लगा दें तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू हमको पता है 0 होती है, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद हम लोग फंक्शन एट पाई, यानी पाई पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, तो अगेन पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस हो गया 5। यहां पे साइन पाई 0 हो गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स ये इक्वल है फंक्शन एट पाई के, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। अब यहां पर कई बार ये होता है कि देखो पाई रखने पर प्रॉब्लम आती है, तो पाई को हम लोग h टेंस टू 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि x इज इक्वल टू हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में पाई प्लस एच, जहां पर h कोई पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे करके भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि साइन पाई कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, साइन पाई सीधे सीधे 0 दे रहा था, तो हम लोगों ने पाई माइनस एच और पाई प्लस एच का यूज यहां पे नहीं किया है। आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। फिलहाल ये इन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। एक ऐसे है कि आप सीधे यहां पर पाई डाल सकते हो, और दूसरा ये है कि आप ये दिखा सकते हो, क्योंकि ये तीनों फंक्शन अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इनका जो सम होगा वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर 1-2 नंबर में आता है तो आप इसी तरह से लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, और या फिर आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड योर नेक्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहली बात तो ये समझ लो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। स्पेशली अगर हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करें तो ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होंगे, यानी जब भी एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से तो मेरा जो साइन एक्स होगा इट इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जब भी तुम्हारे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और उनका मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एक्सेप्शन सिर्फ वहां पर क्या है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। यानी अगर मैं दो फंक्शन लूं और मैं कहूं कि मेरा फंक्शन एफ एक्स है, ये कॉन्टिन्यूअस है, एक मेरा फंक्शन है जी एक्स, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम यहां पर क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ये मेरा जो एफ एक्स और जी एक्स का सम होगा ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये मेरा एफ एक्स और जी एक्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और एफ एक्स बाई जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक कंडीशन है कि जो तुम्हारा जी एक्स है यानी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अगर तुम्हारे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो तुम बोल सकते हो कि उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहले पूछा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप कुछ नहीं करना है। एक तो तरीका ये है कि भाई हम साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखाएं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। हम क्यों साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखाएं, हम सीधे सीधे ये बोलेंगे कि साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स, सीधे लिख दो, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर continuous functions for x belongs to r, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए जब x रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो मेरा sin x और cos x ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब जब sin x और cos x मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया तो इनका एडिशन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, और इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो एक ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, हेंस sin x एंड cos x आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r, हेंस यहां पर लिख दो बाई
अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या रिजल्ट निकला कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉज एक्स आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बहुत ही आसान था, कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना था, सीधे सीधे लैंग्वेज का खेल था, वो हम लोगों ने यूज किया और यहां पे प्रूव कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। देखो ये कॉज है, सिंपली कोसेक को इन्होंने कोसेकेंट और सेक को सेकेंट और कोटेंजेंट यानी कॉट। बेसिकली यहां पर तुमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कॉज की, कोसेक की, सेक की और कॉट की। ठीक है, तो अब अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। और अगर हम लोग साइन एक्स और कॉज एक्स की बात करें तो साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी एक्स अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई भी वैल्यू लेगा तो उसके लिए साइन एक्स और कॉज एक्स ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बात लिख दो दैट वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर continuous for all x that belongs to R। यानी x की कोई भी वैल्यू अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रही है तो वहां पे मेरा साइन एक्स और कॉज एक्स ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कोसेकेंट पर। कोसेकेंट बोले तो कॉसेक, ठीक है। अगर मैं कॉसेक एक्स की बात करूं तो ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसको मैं 1 बाई साइन एक्स लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी 1 क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हाँ या ना। 1 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और साइन एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। डिवीजन में एक कंडीशन ये थी कि जो डिनोमिनेटर है कभी भी ये जीरो से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो अब देखो साइन एक्स जीरो कब हो सकता है, साइन एक्स जीरो तब होता है जब एक्स 180 का मल्टीपल ले लेता है। यानी अगर एक्स की वैल्यू 180 या 180 का मल्टीपल हो जाए तो साइन एक्स जीरो हो जाता है। जैसे ही साइन एक्स जीरो हो जाएगा वैसे ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, कॉसेक। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि कॉसेक एक्स जो तुम्हारा है इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसमें से एक वैल्यू तुमको हटानी पड़ेगी, कौन सी, जब भी एक्स एन पाई यानी 180 या 180 का मल्टीपल लेगा वैसे ही ये जीरो हो जाएगा। तो रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। इसके अलावा हर वैल्यू पे तुम्हारा कॉसेक एक्स क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉसेक के बाद सेकेंड यानी सेक एक्स पे। अब sec x cos का रेसिप्रोकल होता है तो हमको पता है कि sec x कैन बी रिटन एज 1 बाई cos x। अब अगेन यहां पर 1 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, भाई 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो 1 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। cos x इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इटसेल्फ। cot x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस है x की हर एक वैल्यू के लिए। दिक्कत कहां पे आएगी, जहां पर cos x जीरो हो जाएगा वहां पर ये sec x कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब cos जीरो कहां पे होता है, तो जब भी 90 का ऑड मल्टीपल तुमको मिलेगा वहां पर वो cos क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि जो sec x है ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x एक्सेप्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक्सेप्ट कौन सा एक केस है जिसमें गड़बड़ करेगा, जब cos जीरो हो जाएगा। और cos जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 2n + 1 पाई बाई 2।
यानी 90 का ऑड मल्टीपल जैसे ही हो जाएगा x, वैसे ही cos x 0 हो जाएगा और cos x के 0 होते ही गड़बड़ कर जाएगा। बात समझ में आ गई? नाउ कम टू द लास्ट वन एंड दैट इज cot x. Cot x can be written as cos x upon sin x. Again, cos x is a continuous function, sin x is also a continuous function. तो इनका जो डिवीजन है ये भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर सिर्फ एक केस में जीरो हो सकता है, जब x की वैल्यू sin x जीरो कब होता है? जब x की वैल्यू 180 का मल्टीपल हो जाए, तो वहां पे sin x क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हम यहां पर कहेंगे कि cot x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x। सिर्फ कौन सी वैल्यू इसमें गड़बड़ करेगी? जब x मेरा n पाई हो जाएगा, क्योंकि n पाई होते ही मेरा sin x क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और sin x के जीरो होते ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 कवर किया, इसमें हम लोगों ने 11 से 22 तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 23 से 34 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।